नमस्ते बच्चों। क्लास 6 के सामाजिक अध्ययन भूगोल में अध्याय 7 हमारा देश भारत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने हमारे देश के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर में जो आई बटन है उसको क्लिक करके उन वीडियो को देखकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में आगे की चर्चा शुरू करेंगे। 2 प्राकृतिक विभाजनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी मैदान। आज अभी जो तीसरा प्राकृतिक विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत का जो तीसरा मुख्य प्राकृतिक विभाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का मतलब मैंने आप लोगों को बतलाया। ये प्रायद्वीप जो है ये त्रिभुजाकार आकृति जो भारत की दक्षिणी दिशा में है, इसको लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तो गंगा के दक्षिणी मैदान गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग में जो यह क्षेत्र है पूरा त्रिभुजाकार, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और ये पूरा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये दुनिया का सबसे पुराना स्थलखंड माना जाता है। जो गोंडवाना लैंड हम लोगों ने पढ़ा है, उस गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है और ये दुनिया का सबसे पुराना स्थलखंड माना जाता है। यह जो क्षेत्र है ये उत्तर में, पूरब में और पश्चिम में तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और बीच में ये पठारी हिस्सा। इस क्षेत्र की जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं वो अरावली है, विंध्य है और सतपुड़ा है। अरावली जैसा कि आपको मालूम है राजस्थान के आसपास में है और ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ पर है, ठीक है। मुख्य नदियाँ जो यहाँ से 2 मुख्य नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो है नर्मदा और तापी। प्रायद्वीपीय भारत की जो 4-5 मुख्य नदियाँ हैं वो पूरब की ओर बहती है। 2 ही नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, ये है नर्मदा और तापी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब ये प्रायद्वीपीय पठार जो है इसके पूरब में और पश्चिम में 2 तरह की पहाड़ों की श्रेणियाँ हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है वो तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है और जो पूर्वी घाट है ये महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियाँ तक है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल जाती है। यहाँ पर दोनों का मिलन स्थल है, ठीक है। अब मैं आपको बतलाऊँ हमारे छोटा नागपुर प्रदेश के बारे में। जो छोटा नागपुर का पठार है हमारा, जो झारखंड में ये स्थित है, ये छोटा नागपुर का पठारी भाग भी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जो कि इस स्थान पर स्थित है। यहाँ पर हमारा झारखंड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड है और ये पठारी भाग है और ये भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे पठार हैं जिनको लोग पाट का पठार कहते हैं, रांची का पठार कहते हैं, हजारीबाग का पठार कहते हैं और वाई छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है पूरा छोटा नागपुर से लेकर के पूरा ये प्रायद्वीपीय पठार पूरा जो है ये खनिजों के भंडार हैं। यहाँ पर भारत के सारे खनिज इसी क्षेत्र से निकाले जाते हैं और हमारा झारखंड तो इसमें अद्वितीय है, इसमें सर्वश्रेष्ठ है। भारत के खनिजों का 40% हिस्सा हमारे राज्य झारखंड में पाया जाता है। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं और भी अन्य कई प्रकार के खनिज ये पूरे पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अब आइए मैं प्रायद्वीपीय पठार की कुछ मुख्य बातें आपको बतलाता हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा शिखर है अनईमुडी। ये जो दक्षिण भारत है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अनईमुडी, जो कि यहाँ पर है। देखिए आप, यहाँ अनईमुडी दिखला रहा है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है डोडा बेटा, वो भी इसी जगह पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी, जो कि मैंने आप लोगों को बतलाया, ठीक है। और ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर 3 दर्रे हैं। दर्रा किसको बोलते हैं? दर्रा जो होता है वो पहाड़ के बीच का संकरा मार्ग होता है जिससे होकर पहाड़ को पार किया जाता है, उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 दर्रे हैं, थाल घाट, पाल घाट
और भोर घाट। ये 3 दर्रे यहाँ पर है, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, जिससे हो करके इस पहाड़ी को, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को पार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे दर्रे हमारे हिमालय में भी हैं, आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो भौतिक विभाजन है वह भारतीय महामरुस्थल। ये भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये जो भाग होता है इसको हम लोग उत्तरी पश्चिमी भाग कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप थार का रेगिस्तान दिखलाया हुआ है, जिसको हम लोग भारतीय महामरुस्थल भी कहते हैं। ये जो थार का रेगिस्तान है ये बिल्कुल गर्म है, शुष्क है। शुष्क का मतलब यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और रेतीला है। रेतीला का मतलब यहाँ पर बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बालू ही बालू है। चूँकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर सालाना से भी कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधों की मात्रा भी बहुत कम है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लूनी। लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है। 5वां जो हमारा भौतिक विभाजन है वो है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान पहले देख लें हम लोग कहाँ पर है। ये जो हमारा पठारी प्रदेश है, ठीक है, ये पठारी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में तटीय मैदान है, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे ये तटीय मैदान है। कुछ समतल हिस्सा है, सकरा समतल हिस्सा है, जिसको हम लोग कहते हैं तटीय मैदान। ठीक है। ये जो तटीय मैदान है ये पश्चिम में सकरे हैं, थोड़े कम चौड़े हैं, और पूर्व में ज़्यादा चौड़े हैं। पूर्वी हिस्से वाले मैदान, पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़े हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान सकरे हैं। इन तटीय मैदानों में जो है ये 4 प्रमुख नदियाँ आकर के डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें मुख्य नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ऊपर से देखिए लाइन से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इस तरह से 4 जो नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हो गया हमारा तटीय मैदान। और अंतिम जो हमारा प्राकृतिक विभाजन है वो है द्वीप समूह। तो भारत के पूरब और पश्चिमी दिशा में, समुद्र में, सागर में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। पहला द्वीप समूह है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह है, देखिए यहाँ ये लक्षद्वीप दिखला रहा है। ये जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है, और ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप का मतलब एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, उससे यह बना है, इसलिए इसको हम लोग प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। ये एक छोटा सा जगह है, छोटी सी जगह है, जहाँ पर कुल मिलाकर 25 द्वीप हैं, और इसकी राजधानी कावारती। ये हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, इसकी राजधानी कावारती है। दूसरा जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में ये देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ भी दिखला रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये एक बड़ा द्वीप समूह है, और इसमें द्वीपों की संख्या है 223। ठीक है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि यहाँ दिखलाया जा रहा है पोर्ट ब्लेयर है। इस द्वीप की खास विशेषता कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो यहीं पर है, जिसका नाम बैरन है। आप भी इसको याद रखिएगा, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन है। तो इस प्रकार से हमने भारत के 6 भौतिक विभागों की चर्चा आपके साथ की। अब आइए हम भारत के नदियों की चर्चा आपके साथ थोड़ी सी करते हैं। आइए अब हम लोग भारत की अपोहा प्रणाली अर्थात नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत की जो नदियां हैं उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक प्रकार की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरे प्रकार की नदियां जो पठारी क्षेत्रों से निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो हिमालय से निकलने वाली, हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक और कई अन्य नदियां हैं। ये प्रमुख नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का एक प्रमुख गुण है कि इसमें सालों भर पानी रहता है, इसलिए इनको सदा नीरा
या सदावाही भी कहते हैं। सदा नीरा का मतलब हमेशा बहने वाली। अब इनमें सालों भर पानी क्यों रहता है? क्योंकि ये नदियाँ हिमालय से निकलती है और हिमालय की चोटियाँ जो है सालों भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं, इसलिए वो गर्मी के मौसम में बर्फ़ पिघल कर पानी बनता है और वही पानी इन नदियों में आता है, इसलिए इन नदियों में सालों भर पानी रहता है। दूसरे प्रकार की नदियाँ होती है पठारी भारत से निकलने वाली नदियाँ। पठारी भारत से निकलने वाली नदियों में प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियां पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा का निर्माण करती है। इनमें से जो गोदावरी है उसको हम लोग ब्योवृद्ध गंगा भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि ये पठारी क्षेत्रों से निकलती है। इनमें बरसात में काफ़ी पानी रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इनमें पानी की कमी हो जाती है। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदी और पठारी भागों से निकलने वाली नदियों में मुख्य अंतर है। झारखंड की नदियों के बारे में हम लोग बात करें, हमारे राज्य की नदियों के बारे में बात करें तो झारखंड से बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख और खरखई। ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा भी अन्य कई छोटी छोटी नदियां हमारे राज्य में बहती हैं। हमारे राज्य में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है दामोदर। आपको मालूम है हमारे राज्य की बहने वाली सबसे लंबी नदी है दामोदर। और इस दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक भी कहा जाता था, माने बंगाल का दुख। बंगाल का दुख क्यों? क्योंकि इस नदी में बरसात के मौसम में बहुत भयानक बाढ़ आती थी जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता था, इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद इस पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई, बड़े बड़े बांध बनाए गए और नदी के पानी को रोका गया और इस नदी के पानी का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाने लगा। तो अब यह नदी शोक के बदले वरदान बन चुकी है। हमारे झारखंड राज्य से होकर बहने वाली एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल के खाड़ी में गिरती है, दूसरे किसी नदी में मिलती नहीं है, वो एकमात्र नदी है स्वर्णरेखा, है ना। आपके क्षेत्र से भी इनमें से कोई नदी बहती होगी, उसके बारे में और आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में भारत के प्राकृतिक विभाजनों के बारे में चर्चा की और भारत की नदियों के बारे में चर्चा की। और इस प्रकार से अब तक हमने पूरे भारत देश के बारे में बहुत सारी मनोरंजक बातें आपको बताई। आपको आप अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए अन्य कई स्रोतों का सहारा ले सकते हैं और अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरी पर कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।